हेलो फ्रेंड्स, अब हम एक रिविजनरी वीडियो करने जा रहे हैं रेशियो एनालिसिस की। इस वीडियो के करते हुए आप एक पेपर पेन ले लें और सारे फॉर्मूलेज और जो जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं उसे नोट डाउन करें और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको अपने पास्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करने लेने हैं जो भी पिछले 10 सालों के अंदर क्वेश्चंस आए हैं। इस तरीके से आपका पूरा रेशियो एनालिसिस रिवाइज हो जाएगा। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर रिविजन पर्पस। कैसे आपको करना है मैंने आपको बता दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, चलिए रेशियो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस से है। मोटी मोटी बातें इसके अंदर आपको सारी की सारी डिस्कस की जाएंगी। ठीक है जी। आइए, सबसे पहले हमें पता है कि रेशियो जो है फर्स्ट टाइप जो होता है हमारे पास, दैट इज द लिक्विडिटी रेशियोज। क्वेश्चन आ गया आपके पास एग्जाम में कि लिक्विडिटी रेशियोज होती क्या है, तो आप क्या लिखेंगे? लिक्विडिटी रेशियोज क्या होती है? To verify organizational position to meet its short-term obligations. शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस मीट करने के लिए, कंप्लाई करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की क्या पोजीशन है, क्या वो अपने सारे शॉर्ट टर्म डेट्स पे कर पाएगी, करंट लायबिलिटीज़ को टाइमली पे कर पाएगी, वो हमें पता लगता है लिक्विडिटी रेशियोज से। अब सबसे पहले यहाँ पर दूसरा वर्ड जो हमें पता होना चाहिए एक, दैट इज़ द वर्किंग कैपिटल। की वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल क्या होती है? द कैपिटल विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर day to day operations of the business, capital which is required for day to day operations। ठीक है जी। इसके बाद जो आपकी वर्किंग कैपिटल होती है ये दो तरीके की होती है। One is gross working capital which is equivalent to current assets, and net working capital which is equivalent to current asset minus current liability। क्वेश्चन में अगर सिर्फ वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है, इफ ओनली वर्ड वर्किंग कैपिटल इज स्पेसिफाइड, in question, then assume it to be net working capital। आप उसे क्या मानेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है जी। बेटा वो बातें डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ जो सारी इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस क्या होती है, नेट क्या होती है। लिक्विडिटी रेशियोज में हम सबसे पहले निकालना सीखते हैं करंट रेशियो, जिसको हम वर्किंग कैपिटल रेशियो भी कहते हैं। वर्किंग कैपिटल रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? करंट असेट्स बाय करंट लायबिलिटी। ठीक है। बेस्ट करंट रेशियो क्या मानी जाती है? बेस्ट करंट रेशियो हम मानते हैं 2:1। रीजनिंग कोई भी अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ रिवीजन वीडियो है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सेकंड आपका लिक्विडिटी, सॉरी लिक्विड रेशियो, जिसको हम
एसिड टेस्ट रेशो भी बोलते हैं या क्विक रेशो भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स के ऑल्टरनेटिव नेम होता है लिक्विड एसेट्स। ये कैसे निकलते हैं, क्या डेफिनेशन है इनकी? ऑल एसेट्स फ्रॉम विच benefit or cash will be restored in 12 months, will be restored in 12 months। ठीक है। अदर देन ये सारी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब सारे के सारे ऐसे एसेट जिनसे आपको कैश या बेनिफिट 12 महीने में मिल जाएगा, बट इसमें आपको स्टॉक या प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैं रीजनिंग पे भी फोकस नहीं कर रहा, ये दिस इज ओनली अ रिविजनरी वीडियो। तो लिक्विड रेशियो होती क्या है? करंट एसेट्स, सॉरी लिक्विड एसेट्स होंगे क्या? लिक्विड एसेट्स होंगे हमारे करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक जिसको हम इन्वेंट्रीज भी बोल सकते हैं, जो कि आपकी 3 चीज़ों की हो सकती है, या तो फिनिश्ड गुड, या रॉ मटेरियल, या वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। और लिक्विड रेशियो जो बेस्ट मानी जाती है वो क्या मानी जाती है हमारी? 1:1। क्वेश्चन के अंदर आपको बड़ा ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा। अगर क्वेश्चन ने पूछा है लिक्विडिटी रेशो, तो आपको दोनों निकाल के आनी पड़ेंगी, करंट रेशो भी और लिक्विड रेशो भी। बट अगर क्वेश्चन में आपसे उसने पूछा है सिर्फ और सिर्फ लिक्विड रेशो, तो उसका मतलब उससे एसिड टेस्ट रेशो से है या सिर्फ और सिर्फ क्विक रेशो से है। बात समझ में आई? तो ये था आपका रेशो एनालिसिस की बेसिक बातें। इसके अंदर जो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपके लिए तैयार करके जाइए। इसके बाद हम आते हैं अपनी सेकंड रेशो में। अच्छा, ये जो भी आपने लिक्विडिटी रेशोस पढ़ी, इसका दूसरा नाम एक और लिख लीजिए, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोस। अब हम आएंगे अपनी नेक्स्ट रेशियो पे, दैट इज द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोस। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोस। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोस क्या होती हैं? डेफिनेशन से अगर मैं बात करूं कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स को पूरा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। किस लिए निकालते हैं? टू वेरीफाई ऑर्गेनाइजेशनल पोजीशन टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। जो लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस हैं उसको मीट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन क्या है। बहुत अच्छी रेशो है। सबसे पहला आता है आपका डेट इक्विटी रेशो, जिसका आपके पास फॉर्मूला होता है
डेट अपॉन में इक्विटी। अब ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पर जब मैं यहाँ पर डेट की बात करता हूँ तो डेट से मेरा मतलब क्या है? डेट से मेरा मतलब है लॉन्ग टर्म डेट्स। क्या मतलब है? लॉन्ग टर्म डेट्स। लॉन्ग टर्म डेट्स मतलब पेबल आफ्टर 12 मंथ्स, पेबल आफ्टर 12 मंथ, जो 12 महीने के बाद पेबल है। जनरली इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक बैंक लोन और एक आते हैं आपके कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवेंचर्स, ठीक है, या कोई भी ऐसा लोन जो कि 12 महीने बाद, एनी अदर डेट पेबल आफ्टर 12 मंथ्स। समझ में आई बात? इसको हम कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन के अंदर पूरा लॉन्ग, कई बार नॉन करंट लायबिलिटी के फॉर्म में स्पेसिफाई कर देते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी, वैसे तो बहुत सारी चीज़ आती है नॉन करंट लायबिलिटी में, बट कई बार क्वेश्चन में अगर आपको नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है तो यू हैव टू एज्यूम इट टू बी लॉन्ग टर्म डेट। क्या बोला मैंने? इफ नॉन करंट liability is given in the question, assume it to be लॉन्ग टर्म डेट। उसी को आप लॉन्ग टर्म डेट मान लेंगे। वैसे उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अपनी बैलेंस शीट में सीखा होगा वो सारा, ठीक है। चलिए, डेट हमें समझ में आ गया। इक्विटी का मतलब क्या है यहाँ पर? जब मैं इक्विटी की बात करता हूँ तो इक्विटी से मेरा मतलब है शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आपका शेयर कैपिटल और दूसरा आपका रिजर्व्स। शेयर कैपिटल के अंदर आपकी दो चीज़ें आती हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और जब आप रिजर्व्स की बात करते हैं तो इसमें ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व्स आएंगे, सारे के सारे। लाइक जनरल रिजर्व, P&L, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व, इसके बाद आपका डिबेंचर, रिडम्पशन, रिजर्व, इसके बाद आपका कैपिटल, रिडम्पशन, रिजर्व। ये सारे के सारे जो रिजर्व्स हैं आपका इस कैटेगरी के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, ये रेशो जितनी आपकी लो होगी उतना बेटर होगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है आपने डेट उतनी कम लगा रखी है, और जितनी हाई है उतना आपके लिए वो अनफेवरेबल एस्पेक्ट रिप्रेजेंट कर रही है। समझ में आई बात? कोई भी फर्म, एक वर्ड यूज़ किया जाता है लीवर्ड, चलिए छोड़िए, वैसे आपके एग्जाम में नहीं है वो, खामखा क्यों डिस्कस करें अभी। डेट इक्विटी रेशो होपफुली आपको क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली रेशो की। डेट समझ में आ गया क्या क्या आएगा, इक्विटी आपको समझ में आ गया क्या क्या आएगा। सेकेंड रेशो जो हमारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, दैट इज द प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो भी क्या होती है, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं इक्विटी रेशो भी। इक्विटी रेशो भी हम इसको बोलते हैं।
इसको हम कैसे निकालते हैं? इक्विटी अपॉन में टोटल असेट्स। अगेन इक्विटी का मतलब क्या है? शेयर होल्डर्स फंड, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से हमारा आएगा, ठीक है। और इसके बाद जो टोटल असेट्स हैं, याद रखना वो इक्वल होते हैं टोटल लायबिलिटीज़ के। अरे भाई, बैलेंस शीट में जितने असेट्स होते हैं उतनी ही क्या होती हैं? लायबिलिटीज़ होती हैं। तो या तो अगर टोटल असेट्स बता दे, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स करके, या आप बोलो फिक्स्ड असेट्स प्लस करंट असेट्स, ठीक है। या जो आपकी टोटल लायबिलिटीज़ है, इसके अंदर अगर टोटल लायबिलिटी के साइड से वो आपको लेके जाता है तो कैसे बताएगा? शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो वो किसी भी तरीके से बता सकता है, लायबिलिटी साइड से बताता है तो इन तीनों को सम करिए, ठीक है। और वो जो भी आएगी टोटल लायबिलिटी विच इज़ इक्वल टू टोटल असेट, या असेट के साइड से आपको बताया था तो कैसे निकाल। ये रेशो भी जितनी हाई हो वो उतना बेटर है। ये रेशो रिप्रेजेंट करती है कि टोटल असेट्स का कितना परसेंट हमने अपने ओन फंड से फाइनेंस किया है। हाउ मच, मैं हर रेशो की इम्प्लीकेशन इतना डेप्थ नहीं बता रहा, एक दो इसलिए बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। रिविजनरी वीडियो में आपको बार बार यही बात समझा रहा हूँ। हाउ मच proportion of total assets are financed by इक्विटी या ओन फंड्स। टोटल एसेट्स का कितना पोर्शन ओन फंड से फाइनेंस हुआ है, ये हमें प्रोप्राइटरी रेशो से पता लगता है, ठीक है। तीसरी रेशो जो हमें पढ़नी है, टोटल असेट्स टू डेट रेशो। टोटल असेट्स टू डेट रेशो कैसे निकलते हैं बताओ? नाम से पता लग रहा है भाई, ये तो टोटल एसेट्स अपॉन में डेट्स, टोटल एसेट्स अपॉन में डेट्स, समझ में आया? इससे क्या पता लगता है? ध्यान से देखिए, इससे ये पता लगता है कि जो कंपनी के ऊपर डेट है एज कंपेयर टू दैट कंपनी के पास टोटल एसेट्स कितने हैं। सपोज कंपनी की डेट है 10 लाख और टोटल एसेट्स हैं 30 लाख, तो शेयर जो जिन्होंने 10 लाख दिया हुआ है ना, उन्हें रिलैक्स रहेगा कि कल दिन हम पैसा वापस नहीं भी मिल पाया तो इन पे 30 लाख के असेट है, बेच के रिकवर कर लेंगे। बट सपोज 10 लाख की डेट और कंपनी पे 8 लाख का असेट है, तो जो डेट होल्डर है ना, इन बेचारों का दिल हमेशा टूटा रहेगा, क्योंकि अगर डेट डूब गया उनका तो असेट तो सिर्फ 8 लाख के रिकवर हो पाएंगे। तो इसलिए ये रेशो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखें। तो जितनी हाई होगी ये रेशो भी उतना हमेशा कंपनी के लिए बेटर है। सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए। और दूसरी चीज़ क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ टाइम्स टोटल असेट्स अवेलेबल अगेंस्ट डेट, ठीक है। नाउ इसके बाद ये जितनी रेशो हाई है मैंने आपको बताया उतना बेटर है। टोटल असेट्स कैसे निकलते हैं आपको पता, और डेट से मेरा मतलब यहाँ पर सारी लॉन्ग टर्म डेट है। अब मेन बात जो आपको यहाँ पर एक समझने की ज़रूरत है वो क्या, ध्यान से देखिए।
मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, वो ध्यान से देखिएगा। अभी आपने देखा डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बताओ? डेट अपॉन में इक्विटी। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं प्रोप्राइटरी रेशो से या इक्विटी रेशो जिसको आप बोलते हैं, क्या फॉर्मूला होता है बताओ? इक्विटी अपॉन में टोटल एसेट्स, यही फॉर्मूला होता है। तो आप देखिए इक्विटी से इक्विटी कट गया तो बचा क्या? डेट अपॉन में टोटल एसेट्स, हाँ या ना? और आप देखो ये यहाँ डेट अपॉन टोटल एसेट्स बचा और ये क्या है? टोटल एसेट्स अपॉन में डेट। मतलब डेट इक्विटी रेशियो इनटू प्रोप्राइटरी रेशियो इज नथिंग, इट इज इक्वल्स टू 1 बाय टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। कोई भी दो रेशियो वो आपको एग्जाम में दे सकता है और वो आपसे तीसरी रेशियो यहाँ पर पूछ सकता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लीज़ इसे तैयार करिए। एक चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना, हो सकता है वो एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो दे रहे, डेट टू टोटल एसेट्स रेशियो। ये बात ज़रा ध्यान से कंफ्यूज कर सकता है वो आपको। तो उस केस में जो हमारा फॉर्मूला है दैट विल बी डेट अपॉन में टोटल एसेट्स, और जो हमारी इक्वेशन है वो भी पूरी चेंज हो जाएगी। दैट विल बी डेट इक्विटी रेशियो मल्टीप्लाई बाय प्रोप्राइटरी रेशियो इज इक्वल्स टू डेट टू टोटल एसेट रेशियो। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, इसलिए मैंने आपके लिए एक रिवीजन वीडियो ज़रूर बनाई है। चलिए नेक्स्ट है हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है? ध्यान से देखें, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट्स। ये क्या है? ध्यान से देखें, ये रेशो क्या बताती है? सबसे पहली चीज़, ये रेशो भी जितनी हाई हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए उतना बेटर होता है। ये बताता है कि जो कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है, ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट पे करना है, एज अगेंस्ट टू दैट कंपनी की अर्निंग्स कितनी है। सपोज एक कंपनी उसे साल का 1 लाख रुपए ब्याज देना है, दूसरी कंपनी उसको भी 1 लाख का ब्याज देना है। इस कंपनी की कमाई आ रही है 5 लाख रुपए साल की, इस कंपनी की साल की कमाई आ रही है 2 लाख रुपए। तो जो लॉन्ग टर्म डेट्स प्रोवाइडर हैं, जो कंपनी के लेंडर्स हैं, वो इस केस में अपनी सिक्योरिटी फील करेंगे, जबकि वो कहीं ना कहीं इस केस में अनसिक्योर है। क्यों? कंपनी की कमाई यहाँ 5 लाख आ रही है, 1 लाख ब्याज जाना है, तो कहीं ना कहीं 5 टाइम्स कंपनी कमाई कर रही है, जबकि यहाँ पर 1 लाख इंटरेस्ट पे करना है और सिर्फ 2 लाख की कमाई आ रही है। तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि इस कंपनी पे बर्डन आ जाए और ये इंटरेस्ट पे करना बंद कर दे। तो इस रेशो से क्या पता लगता है, अप टू व्हाट एक्सटेंट, अभी मैं लिख देता हूँ, ये रेशो इंपॉर्टेंट है चारों की चारों, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। मेन वीडियो में तो और ज़्यादा इस पर डिस्कशन करेंगे हम। अप टू व्हाट एक्सटेंट लेंडर्स या अप टू व्हाट एक्सटेंट लॉन्ग टर्म debt providers are secure in respect of interest payment, in respect of interest payment। ठीक है, अब EBIT की जब हम बात करते हैं तो EBIT में होता क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड दे दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो EBIT माइनस इंटरेस्ट
ये आपको ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में भी मैंने बताया था बीएस में। यहाँ पर अर्निंग बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। जनरली ये इसका मतलब आपका फॉर्मूला होता है। एग्जाम में अगर ये दे देता है बहुत अच्छी बात है, बट अगर आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स देता है, ध्यान से देखिए, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया और आपको ईबीआईटी निकालना है तो कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर आपको अर्निंग आफ्टर टैक्स गिवन है, क्या गिवन है, अर्निंग आफ्टर टैक्स, तो आप अर्निंग आफ्टर टैक्स को डिवाइड करेंगे 100 माइनस जो भी आपका टैक्स रेट है और इनटू कर देंगे 100। तो इससे आपका आ जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्स। ठीक है, अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में 100 माइनस टैक्स रेट इनटू 100। और उसके बाद ईबीआईटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपकी अर्निंग्स आई हैं बिफोर टैक्स उसमें आप प्लस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट, तो आपकी ईबीआईटी आ जाएगी। एग्जांपल से समझाऊं, अर्निंग बिफोर टैक्स है सपोज हमारा 3 लाख रुपए, और जो टैक्स रेट है वो है हमारा 40%, और कंपनी पे 10% बैंक लोन है 10 लाख रुपए का। ठीक है, तो ईबीटी गिवन है, सॉरी ईएटी ले लेता हूँ ऐसे, अर्निंग आफ्टर टैक्स गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बताओ, हम निकालेंगे जी ईबीटी 3 लाख डिवाइडेड बाय 100 माइनस 40 इंटू 100, तो ये आ गया आपका कितना, आप इसे सॉल्व करेंगे तो 5 लाख रुपए। फिर ईबीआईटी निकालने के लिए अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी है, 5 लाख, इसमें आप इंटरेस्ट पेमेंट ऐड कर देंगे 10% ऑफ 10 लाख। भाई बैंक लोन 10 लाख है ना, तो साल का ब्याज 10% से, समझ में आई बात। तो ये आपका आ गया कितना, 6 लाख रुपए ईबीआईटी। समझ में आ गया कैसे निकालना है। तो ये बात ध्यान रखना, अगर उसने ईबीटी ही दे दिया तो सिर्फ इंटरेस्ट पे ऐड करना है, बट ईएटी से अर्निंग बिफोर टैक्स निकालने का जो तरीका है वो मैंने आपको बता दिया, और रेशो फिर मैंने आपको बता दी। जैसे इसी एग्जांपल में लें तो रेशो क्या आ जाएगी हमारी 6 लाख और ये है 1 लाख, तो ये आ गया आपका कितना, 6 टाइम्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज 6 टाइम्स। तो ये आपने देखी सारी की सारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, जो बताती है ऑर्गेनाइजेशनल की पोजीशन टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस। ठीक है जी, इसको सारा का सारा एक बार फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम जो अपनी थर्ड रेशो की बात करने जा रहे हैं, दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस। प्रॉफिटेबिलिटी रेशोस, उसके लिए हमें सबसे पहले तीनों तरह के प्रॉफिट निकाल लेने चाहिए। 3 तरह के प्रॉफिट कौन से होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा निकलता है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये निकलता है। ठीक है, इसमें एक तरीका और भी होता है निकालने का, इसे क्या, एडजस्टेड परचेजेस प्लस
डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एडजस्टेड परचेजेस क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तीसरा तरीका क्या होता है? परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। और अगर ये वाइसा वर्सा है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक है, तो वो माइनस हो जाता है। और करके बना देता हूं मैं यहाँ, परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। तो चारों फॉर्मूले आपने देख लिए कि किस तरीके से हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के केस में अपने बनाए। समझ में आई बात? चलिए, ये ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकालना सीखा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप माइनस कर देते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, हमें पता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। इन दोनों का जो सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? अपना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैं इसे और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं, सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। जब मैं वर्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट यूज करता हूं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट से मेरा मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग कॉस्ट से मेरा मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ध्यान से देखिएगा, जब ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा हुआ है तो इट इज अ सम ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अलग चीज है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग चीज है, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इसके बाद नेट प्रॉफिट कैसे निकलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। जनरली यही दोनों आपको गिवन होती हैं एग्जाम में। ठीक है। तो ये आपका नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आपको निकालना आता ही है, माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। या दूसरा फॉर्मूला जो हम इसका देख सकते हैं वो कि ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस कर दें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और प्लस कर दें नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। दोनों का सम जो है वो क्या कहलाता है? आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
ठीक है जी। चलिए, तो आपने नेट प्रॉफिट निकालना सीखा। रेशो बहुत सिंपल होती है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। कैसे निकलती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100 परसेंटेज में निकलती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो जितनी ज़्यादा है उतना अच्छा है, उसमें कोई बताने की बात ही नहीं है। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है तो आप इसी से एक निकाल सकते हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशो, जो कि क्या होगा बताओ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। आप कहोगे सिलेबस में नहीं है बेटा, सिलेबस में है, ये मत कहो आप सिलेबस में नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रेशो जो होती है, इसका सम किसके इक्वल होता है? 100 के। तो कोई एक रेशो अगर आपको गिवन है तो उससे आप दूसरी रेशो अपनी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, जिसको हम बोलते हैं, कैसे निकलेगी? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, ठीक है। और एक होती है आपकी ऑपरेटिंग रेशो, जिसको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो भी बोलते हैं। याद रखना, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशो को ऑपरेटिंग रेशो बोला जाता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो को नहीं बोला जाता, ये आपको याद रखना है। तो यहां पर आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, और इसमें भी आपका वही रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है, क्या कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो प्लस ऑपरेटिंग रेशो जो है वो आपकी इक्वलेंट टू 100 होते हैं। तो एक रेशो के बने तो आप उससे अपनी दूसरी रेशो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। नेट प्रॉफिट रेशो बहुत सिंपल, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। समझ में आया? ये आपकी नेट प्रॉफिट रेशो होती है। तो ये आपने मेरे साथ प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज निकालना सीखा, जितनी ज़्यादा होंगी उतना अच्छा। इसके अलावा एक फोर्थ रेशो होती है जो आपके सिलेबस में है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। अब EBIT आपको निकालना ऑलरेडी आता है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कैसे निकलती है देखते हैं। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, सबसे पहले डेफिनेशन अगर उसने हमसे पूछ ली तो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। वो अमाउंट जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड एज सच निकलती है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, जो इसका मेन फॉर्मूला होता है, क्योंकि बिजनेस में या तो पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगता है या वर्किंग कैपिटल के अंदर लगता है। लेकिन आपको क्या बातें ध्यान रखनी है,
कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप निकाल रहे हैं तो नॉन करंट असेट्स लेने हैं, बट इसमें नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेने। नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स मतलब वो इन्वेस्टमेंट्स जो आपने बिजनेस एस्पेक्ट से नहीं रखी हुई, और अगर बिजनेस एस्पेक्ट से नहीं रखी हुई तो वो हमें नहीं लेना, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मतलब वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस एस्पेक्ट, देखो एक होती है स्टॉक मार्केट फाइनेंसिंग कंपनी जिसका काम ही क्या है, शेयर्स खरीदना और बेचना, शेयर्स खरीदना और बेचना ही उसका काम है, तो उसके लिए वो ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। आप समझना ज़रा, दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या होता है? ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। इन्वेस्टमेंट्स को आप स्टॉक की तरह रखते हो, मतलब उसमें खरीद बेच आप करते रहते हो, ठीक है। तो नॉन करंट असेट्स में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स तो ले सकते हो, बट नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट जो है उसको हमें कंसिडर नहीं करना। बट हाँ, अगर ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स है तो उसको इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट्स। इंक्लूडिंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, समझ में आई बात। प्लस वर्किंग कैपिटल है तो वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो वैसे मेन फॉर्मूला फिक्स्ड एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, और नॉन करंट एसेट से निकाल रहे हो तो ये याद रखना, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है तो उसको मत लेना। ये तो हो गया असेट साइड से, बट इसको एक दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं फ्रॉम लायबिलिटी साइड। वो क्या? जो भी आपका शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर्स फंड्स हैं, उसमें आप अपनी लॉन्ग टर्म डेट्स को प्लस कर दो और फिर आप माइनस कर दो लॉन्ग टर्म डेट्स में से नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। ये क्या है सर? देखो बिजनेस में पैसा कहाँ से आएगा, या तो अपना पैसा आएगा या लोन का पैसा आएगा, यही दो चीज़ें हो सकती हैं। अपना पैसा प्लस पैसा अपना पैसा प्लस जितना लोन का पैसा है वो टोटल पैसा आ गया, बट टोटल पैसा वो जो बिजनेस में लगा है। तो अगर इसमें से कोई पैसा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में लगा है तो उसे आप क्या कर देंगे? माइनस। तो ये तीन फॉर्मूले हो सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के। ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं आपको, बार बार कह रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ रिविजनरी वीडियो। तो ये आपका हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, EBIT आपको ऑलरेडी आता है, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट रेशियोज जो होती हैं हमारी, दैट इज द टर्नओवर रेशियोज। टर्नओवर रेशियोज हेल्प करती हैं ये समझने में कि हमारा वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन कैसा है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग the utilization efficiency of working capital components। जो वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स हैं आप उनका कितना अच्छे से इस्तेमाल कर पा रहे हो, वो आपको पता लगता है किससे? टर्नओवर रेशियो से। सबसे पहले इसमें आती है आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। बहुत सिंपल हो जाती हैं अभी आपके लिए, क्योंकि आपने सारे फॉर्मूले कर लिए हैं बड़े बड़े। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में क्या होता है बताओ? एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, यही होता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आपकी कैसे निकलेगी? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, ठीक है जी।
इससे आप इस रेशो की मदद से निकालते हैं एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एंड में बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा इसमें। एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड जो कि होता है 12 अपॉन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अगर आप मंथ्स में निकाल रहे हैं, डेज में निकाल रहे हैं तो 365 अपॉन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और वीक्स में निकाल रहे हैं तो 52 अपॉन में ITR। ठीक है, नेक्स्ट होती है आपकी, ये क्या बताता है वैसे एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड की ऑन एन एवरेज आप स्टॉक खरीद के लाते हो वो कितने दिन तक आपके पास पड़ा रहता है। ठीक है, सेम वे डेटर टर्नओवर रेशो, डेटर टर्नओवर रेशो से क्या पता लगता है, ध्यान से देखिए, नेट क्रेडिट सेल्स, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं इसका, अपॉन में एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अब ध्यान से समझिए जरा, इससे हम निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब कि ऑन एन एवरेज हमारे डेटर्स कितने टाइम में पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, मंथ्स में निकालना है तो 12/DTR, डेज में 365 अपॉन में डेटर टर्नओवर रेशो, और वीक्स में है तो 52 अपॉन में डेटर टर्नओवर रेशो। ठीक है, इससे हमें पता लगता है हमारे डेटर कितने टाइम में पेमेंट कर देते हैं। और एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आपको पता ही है, एवरेज डेटर प्लस एवरेज PR। नेक्स्ट है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। इससे पता लगता है कि हम क्रेडिटर्स का कैसे यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन में एवरेज अकाउंट पेबल्स। ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि हम अपने क्रेडिटर्स को कितने टाइम में पेमेंट कर देते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड। ठीक है, विच इज वही 12, अगर मंथ्स में निकालना है 12 अपॉन CTR, डेज में निकालना है 365 अपॉन में CTR, और वीक्स में निकालना है तो 52 अपॉन में CTR। समझ में आई बात? इससे देखो, अगर तीनों के पेमेंट पीरियड आपको पता है ना, तो एक आप कहीं ना कहीं ध्यान से देखें, ये आपने क्या निकाला, एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड। इससे आपको रिवर्स में जाके क्वेश्चन निकालने में हेल्प मिलती है। मतलब सपोज उसने एवरेज पेमेंट पीरियड आपको बता दिया क्या बोलते हैं 3 मंथ्स का, और एवरेज अकाउंट पेबल देके आपसे नेट क्रेडिट परचेज पूछ लिया, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो ये क्या होती है, ध्यान से देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में नेट वर्किंग कैपिटल। और इससे हमें पता लगती है कहीं ना कहीं अपने बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल कितनी बड़ी। 12 अपॉन में वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो करके निकाल लूँ, या 365 अपॉन करके WCTR निकाल लूँ, या 52 अपॉन वीक्स में निकालना है तो WCTR। इससे हमें पता लगता है बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल कितनी बड़ी है। एग्जाम में एक क्वेश्चन वो एस्टेब्लिश कर सकता है, ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेटिंग साइकिल मैंने आपको बताया, इससे हमें पता लगेगा कितनी बड़ी है हमारी। जो ऑपरेटिंग साइकिल होती है, वैसे तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बट इन 4 रेशो जो हमारे सिलेबस में उसको ध्यान में रखते हुए, एवरेज इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड
प्लस एवरेज कलेक्शन पीरियड माइनस एवरेज पेमेंट पीरियड। ये सिर्फ 4 रेशोज को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ जो हमारे सिलेबस में ये क्वेश्चन आपसे इस बार पूछा जा सकता है। ध्यान से देखिए, ये हो सकता है आपको ऑपरेटिंग साइकिल बता दे कितने टाइम की है, ये बता दे, ये बता दे, तो उससे आप एवरेज पेमेंट पीरियड निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी 3 वेरिएबल बता के चौथा वेरिएबल निकल सकता है और उस चौथे वेरिएबल से वो कंसर्न रेशो हम अपनी निकाल सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा रिलेशनशिप ध्यान रखिएगा। ये आपके क्या बोलते हैं, इन 4 रेशोज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये चारों चीज़ें मैं आपको निकालना सिखा चुका हूँ कि हम कैसे निकालेंगे। समझ में आई बात? हाँ जी, तो ये थी आपकी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। ये था आपका पूरा का पूरा रेशो एनालिसिस जो आपने मेरे साथ पढ़ा, जिसके अंदर हमने मोटा मोटा उसको रिवाइज करने की कोशिश करी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और गूगल के जाकर हमें रेट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। कोशिश करेंगे इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना पाए तो अब आपको ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।